So, hello people, this is your channel CATV, and in this video we are going to continue with questions based on CAPM and dividend based equity valuation. सी वही हमको के ई निकालना है, बीटा निकालना है, पोर्टफोलियो में ऐसे ही क्वेश्चन लगातार चलते रह रहे और ये एक एट एन एक्सटेंट मतलब अराउंड 50 क्वेश्चन तक, इन द सेंस कि हमें 15-20 क्वेश्चन और ऐसे ही है। तो बिना किसी देर के पहले तो स्टार्ट करते हैं। ये पर्टिकुलर पेज है जिसमें हम बीटा के रिस्पेक्ट में जो भी लर्निंग है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सब इसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि एंड टाइम पे सिर्फ हमारा नोट्स पढ़ के ही काम हो जाए। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की तरफ हमें नहीं जाना पड़े। ठीक है, चलो 18C XYZ लिमिटेड ने पे करा डिविडेंड, करंट ईयर D0 है। अब डिविडेंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो, तो जी हो गया फॉर नेक्स्ट 5 years एंड 15% पर एनम देयर आफ्टर। फिर बात आती है रिटर्न ऑन 182 डेज, तो टी बिल, ठीक है, रिटर्न ऑन 182 डेज टी बिल, तो ये RF हो गया 11% एंड द मार्केट रिटर्न, ठीक है, RM 18% है, वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस है 24%, कोवेरिएंस ऑफ XYZ रिटर्न विद डेट ऑफ मार्केट, मतलब वेरिएंस हो गया और ये कोवेरिएंस है तो हो गया 30। तो कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस, तो कायदे से तो ये तो बीटा हो जाना चाहिए, पर क्या छोड़ो, देखते हैं। ये आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। अब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है? RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा, जिससे हमारा के ही आ जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है बीटा के लिए कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस कर देते हैं। कोवेरिएंस दे के रखा है, ठीक है, और XYZ का मार्केट के साथ दे के रखा है कोवेरिएंस, और वेरिएंस भी दे के रखा है। तो एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ऐसे केस में 1.25 आपका आ गया बीटा, RF और RM आपको दे के रखा है, तो ऐसे केस में आपका के ई आ जाएगा 19.75%। हमको तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो ये 2 स्टेज हो जाएगा, पहले 5 साल, ठीक है, फिर 6ठे साल से देयर आफ्टर। ठीक है, तब समझो, पहला हमारा जो के ई आ रहा है वो 19.75 आ रहा है, और डिविडेंड जो पे कर चुके हैं वो है 2, पेड डिविडेंड 2 फॉर द करंट ईयर। तो 1 2 3 4 5 5 साल का, तो 2 में 40% ऐड करो। देखो लिखा हुआ है कि 40% एक्सपेक्टेड टू ग्रो 40% फॉर द नेक्स्ट 5 years। अब पॉइंट ये है कि 40% हर एक साल कि 5 साल का टोटल, तो ऐसा है कि 40% हर साल बढ़ेगा। ठीक, तो 2 रुपये डिविडेंड है उसका 5 साल का निकालो, 2 में प्लस करो 40%, 2.8 हो गया, फिर प्लस 40% करो 3.92 है, प्लस 40% करो 3.92 प्लस 40% 5.49, फिर 40% 7.68, फिर 14% 10.76। अब 6th ईयर मतलब कि इन द सेंस क्या बोलना चाह रहे हैं कि 15% 10.76 प्लस 15%, ये है 12.374। तो पहले तो मैं टर्मिनल वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू निकालूंगा इन द सेंस कि अभी हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल रहे, हम टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 12.374 डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी करो। के ई कितना है हमारा? वो है 19.75 माइनस 15 मतलब 4.75। तो 12.374 डिवाइड बाय 4.75% टू 260.51, यह आ जाएगा हमारा 5th ईयर का, मतलब कि टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी 260.51। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि 260.51 को डिस्काउंटिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे केस में जो है 105, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू क्या आता है 105.77, और हर साल का हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो ऐसे केस में 16.36, तो 16.36 प्लस 105.77, तो ये आया 122.13। ये हमारा जो है इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो इसमें इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी, नॉर्मल था। बीटा का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपसे हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अमूल लिमिटेड हैज़ बीन मेंटेनिंग अ ग्रोथ रेट, वो मेंटेन कर रहा है ग्रोथ रेट 12%। ठीक है, कंपनी ने पे करा है डिविडेंड 3 पर शेयर। ठीक है, ये हो गया D0। रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो 15% है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 10% है, बीटा
वो है 1.2। ठीक है, अब समझो RM RF बीटा दे के रखा है, तो हम के निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पहले निकाल लेते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल तरीके से निकालो पहले। तो जो RM होता है, कंफ्यूज नहीं होना, वो है मार्केट पोर्टफोलियो का रिटर्न। और अब वो बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम प्राइस निकालो। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस सी D0 हमको पता है। ठीक है, ग्रोथ हमको पता है, के हमको पता है। ठीक है, तो पहले D1 3 + 12%, D1 3.36, D1 अपॉन के कितना है हमारा, के कितना निकला 16%। तो D1 अपॉन के 16 माइनस G 12, 3.36 डिवाइड बाई 4%, ये हो गया 84। राइट, ये हो गया इक्विलिब्रियम प्राइस। तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा हुआ है कि 2 कंपनीज A लिमिटेड एंड B लिमिटेड पेड डिविडेंड। देखो A B 1 सेकेंड, डिविडेंड D0 3.5 3.5, बोथ आर एंटिसिपेटिंग दैट डिविडेंड शैल ग्रो। ठीक है, डिविडेंड 8% ग्रोथ करेगा। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। बीटा 0.95 1.42। ठीक है, तो ये बीटा हो गया। RM और RF बचा है। ठीक है, तो GOI बॉन्ड मतलब RF देख रखा 7। ठीक है, अब क्या लिखा है, एक्सपेक्ट दैट स्टॉक मार्केट इंडेक्स शैल इंक्रीज एट एन एनुअल रेट। तो वही RM देख रखा है 13%। सब कुछ तो देख रखा है, तो निकालो फिर वैल्यू ऑफ शेयर। D1 अपॉन के माइनस G निकालो, पहले के निकाल लो। तो के हो गया 12.7, ये हो गया 15.52। और जब के हो गया तो P0 भी निकाल लो वैल्यू। तो वही आपने के निकालने का P0 निकालो। ठीक है, तो D1 अपॉन के माइनस G मतलब ये वही हो गया 80.53, और 80.53 के बाद 80.43 के बाद 50.27। तो ठीक है, ये हमने निकाल लिया। वाई देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ शेयर। देखो सब कुछ सही है, तो वैल्यू ऑफ शेयर में अंतर क्यों है, सी क्योंकि देखो बीटा चेंज हुआ। अब बीटा चेंज हुआ तो के ही चेंज हुआ, भले बाकी सब सेम है, पर बीटा चेंज हुआ है, और बीटा चेंज होने के कारण ऐसा है। ठीक है, इफ़ करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ए 74 और 55 है, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस 74 है, और मेरे हिसाब से जो ए की जो प्राइस आई थी वो कितनी आई थी 80.43, मार्केट में 74। ठीक है, तो मार्केट के हिसाब से 74, अपने हिसाब से वैल्यू है 80.43, बाय कर लेंगे। मार्केट में 55, ठीक है, मार्केट में 55 और अपने हिसाब से वैल्यू 50.27। तो ऐसे केस में शेयर तो बाय ही नहीं करेंगे, और अगर बाय कर दिया हो तो बेच देंगे। राइट, तो मार्केट में वैल्यू जो है 74 है, और मेरे हिसाब से 80.43 द प्राइस ऑफ शेयर ऑफ ए 74। तो फिर ऐसे केस में ये बोला जाता है कि शेयर अंडर वैल्यूड है। ठीक है, इसलिए बाय कर लो। अब पॉइंट आता है अगला क्वेश्चन है सनराइज लिमिटेड का, सी। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है सीवेल कॉर्पोरेशन का। क्या लिखा हुआ है कि सीवेल कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चरर ऑफ डू इट योरसेल्फ हार्डवेयर एंड हाउसवेयर रिपोर्टेड अर्निंग पर शेयर। तो EPS 0, ठीक है, 2.10 है, ऑन विच इट पेड डिविडेंड पर शेयर 0.69। तो हमारा जो D0 है वो 0.69 हो गया। अब जो ग्रोथ है, ठीक है, वो जो ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड टू बी 15% अ ईयर फ्रॉम 2004 टू 2008। ठीक है, 2004, 5, 6, 7, 8। तो पॉइंट ये है 2004 टू 2008 लगता है 4 साल, पर देखो है 5 साल। ठीक है, तो 2004 से 2008 15%। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड डिविडेंड पे आउट रेशियो रिमेन अनचेंज। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका पहले फिर कितना था वो ही रहेगा, जैसे कि 32.857। अगर आप देखो तो डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो अनचेंज रहेगा, पर आफ्टर 2008 अर्निंग ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप टू अ स्टेबल रेट ऑफ 6%, 15 से 6% हो जाएगा, और पे आउट रेशियो 65% हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पे आउट रेशियो जो भी है तब पे आउट रेशियो 65 हो जाएगा। फर्म का बीटा करंटली 1.40 है, 2008 के बाद 1.10 हो जाएगा। मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, मार्केट रिस्क प्रीमियम, ठीक है, मतलब कि RM माइनस RF वो जाएगा 5.5, RF है आपका 6.25। तो पहले तो हमको एक्सपेक्टेड प्राइस निकालना है एट दी एंड 2008 के बाद। मतलब सिंपल सी बात है कि 2009
ठीक है, जैसे D1/KE - G करते हैं वो हमको ये 2008 पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2008 तक का डिविडेंड निकाल लेते हैं। तो सी हमारा जो D0 है वो 0.69 है, और क्या लिखा हुआ है कि जो ग्रोथ है 15% रहेगा ना 2004 से लेकर 2008 तक। ठीक है, तो 2008 पे जो डिविडेंड आ रहा है, ठीक है, 2008 पे जो डिविडेंड आ रहा है वो है 1.38। तो एक बार देख लेते हैं। पर समझो इधर क्या लिखा हुआ है, अर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो, अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, डिविडेंड को मत बढ़ा देना 15% से, जैसे कि हमने ये अभी करा, राइट। तो सबसे पहले जो अर्निंग है 15%, 2.10 है ना, तो 4, 5, 6, 7, 8 पहले अर्निंग बढ़ा दो। तो 2008 की जो आपकी अर्निंग है, 2008 की जो अर्निंग है वो है आपकी 4.22, राइट। अब समझो, ठीक है, 4.22 आपकी अर्निंग है, तो ऐसे में आप जो है बाकायदा वो भी कैलकुलेट कर लो। सी तो सबसे पहले जो है 2.415, 2.777 ये जो भी है, ठीक है, ये जो है आपने अर्निंग निकाली है। अब डिविडेंड तो अनचेंज ही है, तो डिविडेंड भी जो है उस पर्टिकुलर DPS से सिंस दे के रखा है कि जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है इस एक्सपेक्टेड टू बी अनचेंज, राइट, तो वो भी निकाल लो। तो अब उसी डिविडेंड पे आउट रेशियो से सारे डिविडेंड भी निकालो 2008 तक के। अब देखो, तो हमारा जो अर्निंग है वो 4.22 है, और रही बात है डिविडेंड, वो 1.387 है। अब आफ्टर 2008, ठीक है, क्या बोल के रख दिया, आफ्टर 2008 क्या है, अर्निंग ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप स्टेबल रेट 6% तो 4.22 + 6% करो 4.473, 4.473 हो गया। बोल के रखा इधर 4.48, तो चलो आपने इधर 4.48 ले लिया। ठीक है, वो पे आउट रेशो इंक्रीज़ हो गया 65 पे, राइट, तो वो आपके हो गया 2.91। अब ये जो 2.91 है डिवाइड बाय KE - G करो। ठीक है, इसको करो डिवाइड बाय KE - G। तब देखो क्या लिखा हुआ है कि 2.91 डिवाइड बाय KE - G। अब आप KE - G करोगे तो 2008 के बाद आपको KE भी निकालना देगा, और आपको याद हो तो बीटा हो गया 1.10, तो आपका KE बदलेगा, राइट। तो आपका जो KE है वो है 12.3। और रही बात ग्रोथ की है, तो ग्रोथ हो गया आपका 6%, राइट, ग्रोथ हो गया आपका 6%। मतलब एक तरीके से 2.91 डिवाइड बाई 6.3%, ये हो जाएगा हमारा 46.19। ये 46.19 हमारा जो है एंड ऑफ द ईयर है, ठीक है, एंड ऑफ 2008। और वही 2 स्टेज वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। तो सिंपल सी बात है कि जब 2 स्टेज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल हो तो आप क्या करोगे, 2004, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 1 डिवाइड बाई KE, इससे आप डिवाइड करोगे, KE निकाल लो 2008 तक का, तो ये है हमारा 13.95%। और जो 13.95 है ये पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल यही चलेगा। ठीक है, तो ये 5 साल के डिस्काउंटिंग। फिर जो छठे साल का डिविडेंड है इसको आप पहले P5 लेके आओगे, मतलब टर्मिनल वैल्यू लेकर आओगे, एंड देन फिर उसके बाद आप वापस से 13.95 से इसको डिस्काउंट करोगे, उस तरीके से वैल्यू आएगी। तो चलो ये हमारा जो है एक तरीके से सीवीएल कॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन हुआ। तो सी एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन के क्वेश्चन उन्होंने पोर्टफोलियो में भी एंटर कर दिए, पर ठीक है हमको रिवाइज़ करना है तो हम इससे भी जो है रिवाइज़ कर लेंगे। पोर्टफोलियो में भी ये क्वेश्चन लेकर आए हैं क्योंकि बीटा इन्वॉल्व है, राइट, इसलिए। देखो क्या बोला है कि SRK एक लिस्टेड कंपनी है, उसने जस्ट अनाउंस किया एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर 2013-14। 13-14 मतलब अपना 0 हो गया। अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर फॉर 5 ईयर्स दे के रखा है। 13-14 के बाद 12, 13, 11, 12 मतलब समझ रहे हो, और पुराने सालों के दे के रखे हैं, ठीक है। और 13-14 हमारा 0 ईयर है। इन दी ओपिनियन ऑफ MD ऑफ SRK, इफ़ करंट डिविडेंड पॉलिसी इज़ मेंटेन्ड, ये अपने डिविडेंड वैल्यूएशन में भी कर लिया है, ये अपने डिविडेंड वैल्यूएशन पॉलिसी में भी कर लिया है क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं कि अगर करंट डिविडेंड पॉलिसी इज़ मेंटेन, एनुअल ग्रोथ ऑफ अर्निंग एंड डिविडेंड विल बी नो बेटर देन सी। अगर करंट डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन रहे, अब करंट डिविडेंड पॉलिसी आपकी क्या है, पर वो बता रहे अगर करंट डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन है तो ग्रोथ इन डिविडेंड, ग्रोथ इन अर्निंग एंड डिविडेंड, तो जो ग्रोथ है अर्निंग और डिविडेंड में विल बी नो बेटर देन द ग्रोथ ऑफ अर्निंग ओवर पास्ट ईयर। तो ग्रोथ हुआ अपना अर्निंग का और ग्रोथ हुआ अपना डिविडेंड का, ठीक है। तो एनुअल ग्रोथ ऑफ अर्निंग के बराबर हो जाएगा। तो चलो अगर मान लिया कि चलो करंट डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन्ड है, ठीक, तो ऐसे केस में जो ग्रोथ ऑफ अर्निंग है, तो अर्निंग की क्या ग्रोथ रहेगी, तो आप देखो 12.2 से 14 हो गया, राइट। तो समझो
12.2 से 14 हो गया, ठीक है। और ये एक तरीके से 4 साल में हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4, तो ये 4 साल में हुआ है। तो 14 डिवाइड बाई 12.2, ये करो 1.86, मतलब एक तरीके से 1.87 हो गया, राइट। तो ये हमारा जो है 3.5% आएगा ग्रोथ, ठीक है। अब सिंस दी बोर्ड ऑफ SRK इज रिलक्टेंट टू टेक डेप्ट टू फाइनेंस ग्रोथ इन इट्स कंसिडरिंग चेंजेस, सी अगर सिंस दी बोर्ड ऑफ SRK इज रिलक्टेंट टू टेक डेप्ट टू फाइनेंस ग्रोथ इट इज़ कंसिडरिंग चेंज इट्स डिविडेंड पॉलिसी बाय रिटेनिंग 50% ऑफ अर्निंग्स। तो ग्रोथ जो है SRK क्या कर रहे हैं कि रिटेन कर रहे हैं 50% ऑफ अर्निंग, ठीक है, फॉर इन्वेस्टमेंट इन वेरियस प्रोजेक्ट हैविंग अ पोस्ट टैक्स रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो उसमें जो है रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 15% है, ठीक है। तो ये जो रिटर्न है 15% है, मार्केट रिस्क प्रीमियम 4% है, RF जैसे 6% है। तो ये बोल रहे हैं कि कौन डेप्ट लेके ग्रोथ करे, बेटर है कि रिटेन कर लेते 50% ऑफ अर्निंग, ठीक है। तो ऐसे केस में जो है ये सीन हो जाएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इफ इट डज नॉट अनाउंस अ चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी। आप एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालो अगर ये डिविडेंड पॉलिसी में चेंज अनाउंस नहीं करते तो पॉइंट ये आता है कि करंट डिविडेंड पॉलिसी आपकी क्या है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप एवरेज पे आउट रेशियो निकालोगे, एवरेज पे आउट रेशियो, राइट। तो करंट डिविडेंड पॉलिसी सी हमारी ये नहीं आएगी कि 14 डिवाइड बाई 8.20, मतलब 8.20 डिवाइड बाई 14 कर दिया तो हमारी करंट डिविडेंड पॉलिसी आ गई। हमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तो सपोज़ करो, चलो ठीक है, सपोज़ क्या करो कि हमने करा एवरेज, तो एवरेज EPS कितना है हमारा, कैलकुलेट करो। 14 + 13.60, 14 + 13.60 + 10.10 + 12.70 + 12.20 डिवाइड बाय 5, यह है 13.12 हमारा, ठीक है। ये हमारा EPS है और यही हमारा DPS 8.20 + 8.10 + 7.90 + 7.80 + 7.70 डिवाइड बाय 5, ये है 7.94। तो आपको दिख जाएगा कि 60%, ठीक है। ये जो 60% है हमारा पे आउट रेशियो है। अब देखो वो क्या कर रहे हैं कि चलो आपने 60% निकाल लिया, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि अब रिटेन करेंगे 50% ऑफ अर्निंग, ठीक है। तो रिटेन करेंगे 50% ऑफ अर्निंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे और जिससे हमको ये रिटर्न होगा। तो हमको एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस निकालनी शेयर की इफ़ SRK डज नॉट अनाउंस अ चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी। तो अगर उसने चेंज नहीं करा डिविडेंड पॉलिसी में, मतलब कि वो 60% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता ही है, तब अब क्या करेंगे। तो सबसे पहले अगर वो चेंज इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमारी ग्रोथ है वो ग्रोथ जो है हमारी 3.5%, ये 3.5% रहेगी, ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने चेंज नहीं करा है डिविडेंड पॉलिसी में, ठीक है, डज नॉट अनाउंस अ चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी, तो ऐसे केस में जो आपकी एनुअल ग्रोथ है इन अर्निंग एंड डिविडेंड, तो आपकी ग्रोथ, ठीक है, अर्निंग की भी और ग्रोथ आपकी डिविडेंड की भी, ये आपकी 3.5% है। इन द सेंस कि आपका जो लास्ट डिविडेंड है 8.2, तो 8.2 में 3.5% ऐड कर दो क्योंकि ये तो चेंज हुआ नहीं, ठीक है। तो 8.487 और डिवाइड बाय KE - G कर दो, ठीक है। G तो 3.5% है ही और KE निकाल लो। तो इस तरीके से 99.84 हो गया, ठीक है। पर अगर चेंज इन डिविडेंड पॉलिसी होता बाय रिटेनिंग 50% ऑफ अर्निंग, सी डिविडेंड पॉलिसी में चेंज होता है बाय रिटेनिंग 50% ऑफ अर्निंग। देखो तो आपकी जो है 14 ना आपकी अर्निंग और लास्ट जो है डिविडेंड 8.20, ठीक है, और जो ग्रोथ है वो है 3.5%। अब ये आपकी जो डिविडेंड पॉलिसी है 60% की, वो 60% की डिविडेंड पॉलिसी अब तो नहीं रही, अब कितनी हो गई, अब हो गई हमारी 50%, राइट, ठीक है। तो अगर 50% ऑफ अर्निंग को आप रिटर्न कर रहे हो तो ऐसे केस में जो है बनती बात है कि 14 आपका जो है EPS है, EPS का 50% कितना हुआ 7, ठीक है। तो एक तरीके से हो गया D0, ठीक है, D0 अब 1 + G, ठीक है, 1 + G। अब G कितना होगा आपका, और G = BR, राइट, G = BR। तो रिटेंशन रेशियो 0.50 और R क्या हुआ मेरा, देखो रिटेंशन करा और ये है हमारा 15%, तो एक तरीके से जो G है वो 7.5% आया, ठीक है। तो 7
ठीक है 1.075 इंटू 7 तो 7.525 7.525 ये हमारा क्या आया बाकायदा D1, ठीक है, एंड D1 अपॉन KE माइनस जी। तो देखो तो KE हमारा था 12%, ठीक है, और G आ गया हमारा 7.5%। तो इस तरीके से हमारा जो है बाकायदा P वो आया है 167.22, ठीक है। तब देखो तो चीज़ें जो समझने की थी, सबसे पहले तो मुझे एक करंट डिविडेंड पॉलिसी देखने की थी। तो डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, तो हमने वो 60% देखा कि चलो ठीक है डिविडेंड पॉलिसी 60% है, और जो है डिविडेंड एक तरीके से 60%, डिविडेंड पे आउट रेशियो, एक तरीके से पे आउट रेशियो की बात करें तो 60%। तो पहले हमने जो है बाकायदा पे आउट रेशियो निकाला, वो 60% आया। फिर हमने बाकायदा ग्रोथ भी निकाली थी, ये ग्रोथ हमारी 3.5% है, ठीक है। फिर अपने ये बोला कि अगर पे आउट रेशियो 60% है तो ग्रोथ हमारा 3.5% रहेगा, ठीक है। पर इन्होंने पे आउट रेशियो 60% रखा नहीं, इन्होंने पे आउट रेशियो रखा 50%। अब जब पे आउट रेशियो 50% रखा है तो आपकी ग्रोथ चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में ग्रोथ निकालने के लिए आपको BR करना पड़ा, G=BR। तो B हो गया एक तो आपका रिटेंशन, और R हो गया आपका जो इन्वेस्टमेंट आप प्रोजेक्ट में कर रहे हो। तो इससे आपकी ग्रोथ आ गई जो है 7.5%, ठीक। तो देखो समझने का ऐसा है कि अगर आप डिविडेंड पॉलिसी में चेंज करते हो, ठीक है, डज नॉट अनाउंस अ चेंज, आप 60% ही रहने देते हो, तो ठीक है वैसी की वैसी गाड़ी चलती रहेगी 3.5% के हिसाब से, ठीक है। KE माइनस जी होता रहेगा, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पर अगर आपने चेंज करा डिविडेंड पॉलिसी में, ठीक है, तो ऐसे केस में ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो है D1 अपॉन KE माइनस जी चेंज होगा। तो पे आउट रेशियो चेंज हुआ, तो अपना जो D0 था वो तो ये था ही, ठीक है। D0 हमारा निकाले हमने 14 का 50%, ठीक है। अब देखो पे आउट रेशियो चेंज हुआ, D0 आपका अब C, ठीक है। तो 1+G और KE माइनस जी करा, और इस तरीके से जो आपका है प्राइस आया, इस तरीके से हमको करना था। चलो अगला क्वेश्चन हमारा है कि अविनाश इज़ होल्डिंग 5000 शेयर। जो अविनाश है वो 5000 शेयर होल्ड करता है फ्यूचर ग्रुप लिमिटेड में। प्रेजेंटली रेट ऑफ डिविडेंड बिंग पेड बाय द कंपनी D05 है। शेयर बिंग सोल्ड 50, P0 50 है। However several factors are likely to change during the course of the year। ये एग्जिस्टिंग है और ये रिवाइज्ड है, ठीक है। इन द व्यू ऑफ अबव फैक्टर्स वेदर अविनाश शुड बाय, होल्ड और सेल द शेयर। तो सबसे पहले अभी एग्जिस्टिंग देखो, अभी हमारा P0 देके रखा है, रिवाइज के हिसाब से हम हमारा P0 निकालते हैं, ठीक है। तो क्या है, अविनाश 5000 शेयर होल्ड करता है, प्रेजेंट के सारे प्राइस आपको ये सब दे के रखा है। सेवरल फैक्टर लाइकली टू चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, कुछ एग्जिस्टिंग है और अब ये रिवाइज हो गया है। अब फैक्टर को देखते हुए क्या बाय, सेल, होल्ड क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले D0 आपको देख रखा है, ठीक है, ये रिवाइज फैक्टर्स है। ग्रोथ 8% हो गई तो पहले D1 कर लो, ठीक है। तो 5 + 8% 5.4 D1 अपॉन KE माइनस जी, ठीक है। अब KE निकाल लो, KE कितना है 4.8, ठीक है, ठीक है। 4.8 इंटू बीटा इंटू 1.25 + 10 16, ठीक है। और G कितना है हमारा 8, तो 16 - 8, ठीक है, ये 8 हुआ, 8% हुआ, राइट। तो ऐसे केस में हमको है ले दे के क्या करना है 5.4 डिवाइड बाई 8%, ये हो गया 67.5। तो प्राइस मेरा 50 है, ठीक है, अब वो 57.5, तो वेदर अविनाश शुड बाय और सेल द शेयर। तो जो वैल्यू है वो 67.5 है, ठीक है। मार्केट में जो है वैल्यू, वो वैल्यू 50 रुपये में। तो ऐसे कैसे हम बाय कर लो। तो देखो ये रिवाइज सिनेरियो के हिसाब से अभी जो है शेयर बिंग सोल्ड इन द मार्केट, शेयर मार्केट में सोल्ड हो रहा है। तो जब समझो शेयर मार्केट में सोल्ड हो रहा है तो भी हमको एक बार एग्जिस्टिंग से निकालना पड़ेगा, ये पता करने के लिए। ऐसा नहीं है, ऐसा मत मान लेना कि एग्जिस्टिंग से जो वैल्यू निकालोगे वो यही होगी। सी वो मार्केट में बता रहा है, आपके हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू तो निकालो, ठीक है। तो ठीक है, हमने ये छोटी छोटी चीज़ें हमने इनकॉर्पोरेट करी है, राइट। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है सी। चलो द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, अगला क्वेश्चन। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है हमारा 9%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट पोर्टफोलियो, ठीक है। RM देके रखा डायरेक्ट, मार्केट पोर्टफोलियो देके रखे ना, मार्केट पोर्टफोलियो देख रहे मतलब RM, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट पोर्टफोलियो RM ये 13% है, ठीक है। ग्रोथ 7% है। D0, ठीक है, 2 है। बीटा 1.2 है। तो भैया सभी तो है,
प्राइस निकालना है तो D1 अपॉन के माइनस जी करो। D0 दे के रखा है, ग्रोथ दे के रखा है, के निकालना है, ठीक है। तो RF प्लस RF इंटू बीटा और जी दे के रखा है, तो हमारा प्राइस तो निकल जाएगा। पर हाउ वुड बी द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय, ये सब हुआ। तो सी ऐसे केस में जो है आप सबको ही चेंज करो, इन द सेंस कि इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%। अब ये प्रीमियम जो है ये इन्फ्लेशन प्रीमियम है, ठीक है, ठीक है, ये जो प्रीमियम है वो इन्फ्लेशन प्रीमियम है। इसको आप मार्केट रिस्क प्रीमियम मत बोलना, ये इन्फ्लेशन प्रीमियम है, ठीक है, इन्फ्लेशन प्रीमियम है। तो इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%। अब पॉइंट ये है कि हमारा RF है 9, क्या 2% करके क्या वो 11 हो जाएगा? नहीं, 9.18 बाय 2%, हमको 9.18 करना है। ठीक है, तो देखो, तो हमारा जो RF है वो इन्फ्लेशन प्रीमियम से एडजस्ट हुआ और वो हो गया 9.18 प्लस RM सी। अब देखो RM क्या है हमारा, RM तो हमारा 13 ही रहा, ठीक है, RF 9.18 हो गया, ठीक, और बीटा 1.2 हो गया, पर ये राइजेस टू 1.3 है, जैसे कि इसमें बीटा हमारा 1.3 हो गया, ठीक है, जैसे कि इसमें हमारा के आ गया, ठीक है। अब सी D0 हमारा क्या था, D0 हमारा था 2 और ग्रोथ रेट इंक्रीज बाय 3%। अब ऐसे केस में समझो, पहले ग्रोथ रेट कितना था 7%, अब ये जो है 3% से बढ़ा, तो क्या इसको आप 10% करोगे, राइट, क्या इसको आप 10% करोगे? तो हाँ, इसमें जैसे ग्रोथ रेट इंक्रीज बाय 10%, इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%, तो ऐसे केस में इन्होंने जो ग्रोथ रेट है उसको 7 की जगह 10 करा, तो 2 इंटू 1.10 तो D1 हो गया के माइनस जी। तो देखो के हमारा कितना आया, के के लिए हमको RF लेना पड़ेगा 9.18, ठीक है, बीटा हमको 1.3 और RM माइनस RF हमारा हो गया। तो ऐसे केस में जो है हमारा के आ गया 14.146, ठीक है, तो के माइनस जी हमारा हो गया 10, तो जी को 10 लेना, ये याद रखो। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है हमने कैलकुलेट करा है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा 2 था D0, जी हमारा 1.1 हो गया क्योंकि 3% से बढ़ा, के माइनस जी, के हमारा कितना आया था, तो सी 9.18 है, 13 माइनस 9.18 इन 13 माइनस 9.18 इंटू 1.3, ठीक है, प्लस 9.18, ये हो गया 14.146। जी हमारा कितना है, जी हमारा है 10, तो 4.146%, 2 इंटू 1.10 डिवाइड बाई 4.146%, तो 53.06। तो 53.06 जो है एक तरीके से वैल्यू निकलती। चलो सी क्वेश्चन है हमारा 7A। एज अ मैनेजर यू आर गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दे के रखी, इनिशियल प्राइस, मार्केट प्राइस, डिविडेंड, बीटा रिस्क फैक्टर सब देख रखा है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो देखो इधर हमको जो बोला है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है, तो हमको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है, ठीक है, पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। और अगर आपने देखा हो तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन्होंने जो निकाला है वो वैसे ही निकाला है जैसा मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में करा था। इसके पहले वाले वीडियो में जब आपने वो जो क्वेश्चन देखा था, चेंज इन प्राइस और डिविडेंड, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज इन प्राइस, ठीक है, टोटल मार्केट प्राइस और इनिशियल प्राइस, ठीक है, ये देखो। तो सी इसके जो भी क्वेश्चन थे, जो भी हमने इस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन भी इसी पैटर्न का है, राइट। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है वो यही है कि इन्वेस्ट करा था आपने 520 लाख, ठीक है, और आपको जो है RF दे के रखा है, RM दे के रखा है, RF RM दे के रखा है, बीटा आपको सबका दे के रखा है, तब के ई निकाल लोगे, के ई हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा। तो जो बोल रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, वो ऐसा है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न तो आपका आ गया, हर एक का एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगा, मॉडरेट का, बेटर का, जो भी पोर्टफोलियो का निकालना है तो आपको वेट्स देने पड़ेंगे, ठीक है, ये वेट से होगा। तो इंडिविजुअल आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया, ठीक है। अब इधर एक्सपेक्टेड रिटर्न समझ में आता है, इधर के ही है हमारा, और क्योंकि इसके अलावा और कोई चांस ही नहीं है रिटर्न निकालने का, तो इसलिए इधर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू के ही। एंड एडवाइजेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी, देखो निफ्टी है हमारा 10%,
तो क्या लिखा हुआ है, एडवाइजेबिलिटी ऑफ रिप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विथ निफ्टी। अब देखो सिक्योरिटी क्या है, बेटर सिक्योरिटी को निफ्टी से रिप्लेस करो। तो देखो निफ्टी भी 10% है, बेटर भी 10% है, रिप्लेस करके कुछ नहीं मिलेगा। और जो है बेटर का भी जो है एक तरीके से रिटर्न जो है उससे मैच कर रहा है। बेटर का भी रिटर्न जो है वो किससे मैच कर रहा है, बेटर का पर्टिकुलर रिटर्न मैच कर रहा है हमारा निफ्टी के रिटर्न से। वो कारण यही है क्योंकि बेटर का बीटा 1 है। तो अगर बीटा ही अगर 1 है आपका, तो मार्केट कितना भी चेंज करे, मार्केट कितना भी चेंज हो आपका, ठीक है, रिटर्न भी उतना ही रहेगा। चलो अब सी, ये हमने करा जहाँ पे ई आर को इन्होंने के ही लिया। सी तो हमारा आर एफ देकर रखा था, आर एम देकर रखा था, बीटा सबका देकर रखा, सबका के ही निकला, तो के ही सिक्योरिटी का निकला। देन हमने पोर्टफोलियो का निकाला वेट्स को यूज़ करके, ठीक है। चलो, मिस्टर टेम्पेस्ट हैज़ द फॉलोइंग पोर्टफोलियो, 4 शेयर का पोर्टफोलियो है, बीटा है, ठीक है, ये देख रखा है। सबसे पहले आर एफ देख रखा है, आर एम देख रखा है, पहले पोर्टफोलियो का रिटर्न। अब देखो रिटर्न की बात करें तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल रिटर्न निकालो, ठीक है, आप इंडिविजुअल रिटर्न निकालो और फिर आप जो है वेट से मल्टीप्लाई करो। आर एफ देख रखा है, आर एम देख रखा है, बीटा सबका देख रखा है, आप इंडिविजुअल सबका ई आर निकालो, ठीक है, उसको वेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं एक निकाल के आपको बताता हूँ, 7 × 0.45, तो प्रीमियम को 0.45 से मल्टीप्लाई करा प्लस 7, ये 10.15 हो गया, ठीक है। तो वैसे ही 10.15, 9.45, 15.05, 19.95, ये सारे परसेंटेज है और वेट्स निकाल लो। तो आप इस तरीके से करोगे तो आपका जो है पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। तो आपका ऐसे में पोर्टफोलियो रिटर्न, ठीक है, आ जाएगा। अब पोर्टफोलियो बीटा की बात कर रहे हैं। सी अभी तक तो हम जो है एवरेज बीटा कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि एवरेज रिटर्न निकल रहा था। अब पोर्टफोलियो बीटा की बात आई तो देखो पोर्टफोलियो रिटर्न की बात करें तो हम वेट्स से मल्टीप्लाई करते हैं कि चलो इतना रिटर्न है, इसका इतना वेट है, रिटर्न्स को तो हम ऐसा कर लेते हैं। अब पॉइंट ये है कि अगर हमने हमारा पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल लिया 16.13, ठीक है, आर एफ पता है, ठीक है, आर एफ पता है, प्लस आर एम माइनस आर एफ पता है 7, बीटा पता है, बीटा नहीं पता, तो 16.13 माइनस 7 डिवाइड बाई 7, 1.30, ये हमारा बीटा आना चाहिए। अब पॉइंट ये है कि वह वेट से करते हुए देखते हैं कि वेट से करते हुए 1.30 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से भी बीटा आ रहा है। तो पोर्टफोलियो बीटा आप कैसे ले सकते हो, फॉर्मूले से ले सकते हो, राइट। किसी से आपने पोर्टफोलियो रिटर्न निकाले तो एक तरीके से आपने ई आर निकाल लिया, आपने के ई निकाल लिया, राइट। या तो जो है आप एक तरीके से जो है बाकायदा आप जो है वेट से बीटा कैलकुलेट कर लो, राइट। और अगला क्वेश्चन ये है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड बीटा, एक्सपेक्टेड रिटर्न देख रखा है आपको, बीटा देख रखा है। पहली तो बात यह है कि आप एक्सपेक्टेड रिटर्न को के ही मानते हुए ही चलो, जब तक कुछ एक्सेप्शन हमको नहीं दिखता तब तक हम तो ये मानते हुए चलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा, ठीक है, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न देख रखा है। बीटा हमको सबका देख रखा है, ये 3 स्टॉक के हमको देख रखी चीज़ें। अब आर एफ रेट देख रखा है 9%, आर एफ देख रखा है, और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो ये आर एम देख रखा है, क्योंकि बात इधर कर दी मार्केट पोर्टफोलियो की, ठीक है। तो जो आप निकालोगे, ठीक है, तो आप एक और रिटर्न निकालोगे, तो ठीक है। तो आप जो है अब जब एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे के रखा है, ठीक है, तो कायदे से ये के ही होना था, ठीक है, पर आपको डेटा भी दे के रखा है तो आपको कैलकुलेट भी करना है CAPM मॉडल से। तो ऐसे कैसे आप रिक्वायर्ड रिटर्न देख लो, राइट। अब देखो समझो, तो हमारा जो रिक्वायर्ड रिटर्न है वो रिक्वायर्ड रिटर्न हमने CAPM मॉडल से, क्योंकि डिफरेंट बीटास दे के रखे, हमने कैलकुलेट किया 17.5, 12, 15 ये आया, ठीक है। सी अब देखो इधर समझो, जो हमारा CAPM से बेस्ड जो रिटर्न है वो मेरा रिक्वायर्ड रिटर्न है, ठीक है, कि मेरे को इतनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड रिटर्न, ठीक है, इतना चाहिए। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है, आपको ज़रूरत है 17.5 की और आपको लग रहा है आपको ज़रूरत, रिक्वायर्ड रिटर्न ज़रूरत और एक्सपेक्टेड आपको यहाँ से मिल रहा है 18, तो कैसे कैसे बाय करोगे ना, क्योंकि आपको रिटर्न मिल रहा है। देखो तो ये जो CAPM से रिटर्न आ रहा है, मैं आपको बोलता हूँ, जो एक्सपेक्टेशन है होती है वो मेरी होती है, ठीक है, और जो CAPM होता है, राइट, जो CAPM होता है वो एज अ शेयर होल्डर, तो मेरी एक्सपेक्टेशन है 18,
ठीक है 18 है, मुझे लग रहा है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रिटर्न मेरे को 18 दे रहा है और रिक्वायर्ड रिटर्न लोगों को लग रहा है कि 17.5 दे रहा है। तो ऐसे केस में जो है मार्केट में इसका अंडर वैल्यूड है, तो मैं इसको बाय कर लूँगा। तो समझो एक तरीके से क्या है कि जो रिक्वायर्ड रिटर्न है, जो CAPM से हम निकाल रहे हैं वो रिक्वायर्ड रिटर्न है। वो रिक्वायर्ड रिटर्न मतलब कि सबकी सोच, ठीक है, वो रिक्वायर्ड रिटर्न जो हो गई वो है सबकी सोच, और एक्सपेक्टेशन जो देके रखा है वो मेरी सोच है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू ज़्यादा है, लोगों को लग रहा है कि इसकी वैल्यू कम है, मैं तो बाय कर लूँगा क्योंकि, ठीक है, मैं बाय कर लूँगा क्योंकि मुझे लग रहा है ज़्यादा है, क्योंकि मैं बाय कर लूँगा क्योंकि मार्केट में अंडर वैल्यूड है, ठीक है। फिर वही है कि रिक्वायर्ड रेट कम है, रिक्वायर्ड रेट ज़्यादा है, तो लोगों को लग रहा है इसकी वैल्यू ज़्यादा है, पर मेरे को लग रहा है इसकी वैल्यू कम है, तो मैं उसको सेल करूँगा क्योंकि मार्केट में ओवर वैल्यूड है। मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट में अगर ओवर वैल्यूड होती चीज़ें, मार्केट में किसी के भाव ज़्यादा ही है, ठीक है, ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड है, ठीक है, 10 की चीज़ को 15 में दे रहे हैं, तो ऐसे केस में बेटर है कि मैं मार्केट में बेच दूंगा। तो इस तरीके से हमने जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर करे हैं, ठीक है। उसमें भी यही है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है और हमने रिक्वायर्ड रिटर्न निकाला, फिर देन हम जो है कैलकुलेशन करेंगे, राइट। तो CAPM सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वायर्ड रिटर्न है। रिक्वायर्ड रिटर्न की कोई ऐसी जानकारी नहीं दे के रखे तो हम उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेंगे। और इनफैक्ट एक सिचुएशन तब आई थी जब हमने उसको RM मान लिया था, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम जो है और दूसरे क्वेश्चंस, ठीक है, करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे, पर आपको उससे कोई लेना देना तो रहेगा नहीं, हम CAPM मॉडल के ही और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to do the further more questions. फंबल करने के लिए कृपया सॉरी, वैसे भी ठंड बहुत है तो हो जाता है यार। चलो, तो मिस्टर एक्स होल्ड अप फॉलोइंग पोर्टफोलियो है, ये फॉलोइंग पोर्टफोलियो होल्ड करता है, राइट। और ये सारे पोर्टफोलियो है, RF रेट ऑफ रिटर्न दे के रखा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ऑन हिस पोर्टफोलियो, किस में निकालना है, पूरा पोर्टफोलियो का निकालना है, ठीक है। अब बेस्ड ऑन CAPM, ठीक है, तो पहले हम RM निकाल लें। देखो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है तो हम पहले RM निकाल लेते हैं इसके थ्रू। तो आपका जो RM आ रहा है तो पहले 15.89 आ रहा है। अब देखो आपके पास RF है, ठीक है, RM माइनस RF है, और अब बीटा। अब बीटा, या तो एक तरीका है कि हर एक बीटा का कैलकुलेशन कर लो तो हर एक का आ जाएगा, ठीक है, या तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब समझो वो इस तरीके से क्या, ये इसी तरीके से आएगा, पर हाँ एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है तो सिंपल सी बात है, एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो के लिए एवरेज बीटा होना चाहिए। तो देखो या तो एवरेज बीटा या तो एवरेज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। तो जो भी अपन ने ऊपर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला उसका एवरेज कर लो या तो बीटा का एवरेज कर लो, तो इस तरीके से आपका आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल्स ऑफ पोर्टफोलियो, जिसके अंदर जो है 1 सेकेंड 4 कंपनी के शेयर्स है, शेयर्स, बीटा, MPS, डिविडेंड यील्ड, ठीक है, ये सब देख रखा है। अब पॉइंट ये है कि RM आपको देख रखा है 19, RF देख रखा है 11%, और रिस्क ऑन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अब रिस्क निकालनी है तो ऐसे कैसे जो बीटा है उसको मार्केट वैल्यू वेट्स दो, तो बीटा इनटू वेट्स, और वेट्स में भी मार्केट वैल्यू, ठीक है, वो इस तरीके से हमारा बीटा आ जाएगा। अब ये हमारा बीटा आया। अब ये बीटा का यूज़ करके आप जो है कैलकुलेशन करोगे, पर पहले एक बार हम बीटा निकाल लेते हैं मार्केट वैल्यू वेट से। तो देखो आपने बीटा को मार्केट वैल्यू वेट्स दिए और आपने जो है रिस्क ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो निकाला, ठीक है, रिलेटिव टू द मार्केट। अब देखो रिकमेंड विथ रीजंस वेदर बी शुड चेंज द कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो, तो क्या बी को कंपोजिशन ऑफ पोर्टफोलियो चेंज करना चाहिए। तो ऐसे केस में जो ये डिविडेंड यील्ड है इससे आपको कंपेयर करना पड़ेगा। आप हर एक का निकालो, फिर देखो कि मेरा 20.8 है जो है रिक्वायर्ड रिटर्न, 19.5 यील्ड दे रहा है, ठीक है। अब समझो तो ऐसे केस में तो मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो डिविडेंड यील्ड, इधर डिविडेंड यील्ड से इन्होंने कंपेयर करा। तो ठीक, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द शेयर ऑफ एक्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। विद अबव इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कैलकुलेट। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो एक्स शेयर का, ठीक है। तो क्या बोला, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालो एक्स शेयर का। तो कैसे निकालना है,
तो हम कैसे निकाले? क्या हम सिर्फ पर्टिकुलर इस साल का देख लें कि 164.2 और 197 हो गया? क्या इस तरीके से करें कि हम सारे डेटा लें? फिर वही बता देती है कि रिटर्न की बात करें तो डिविडेंड में सिर्फ ये करंट ईयर का डिविडेंड ले कि सारा ले, राइट? ये भी मैटर करता है कि एवरेज ले क्या करें। देखो अगर पास डेटा दे के रखा है, ठीक है, हमको पास डेटा दे के रखा है, और रिटर्न दो तरीके के होते हैं, चेंज इन वैल्यू और रही बातें और डिविडेंड, ठीक है, वो यही रिटर्न होता है और शेयर में यही रिटर्न होता है, यही रिटर्न इधर भी दे के रखे हैं। तो पॉइंट ये है कि इसको इन्होंने फॉर्मूले से करा कि 197 डिवाइड बाई 95, ठीक है, और की पावर 1/5 करा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 1/4 करा, क्योंकि पास्ट ईयर से ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए लिमिटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन बीटा। तो दो ऐसे डेटा देख रखा है। फिर कुछ कोरिलेशन कोफिशिएंट और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन। अब पॉइंट ये है कि क्या बी में इन्वेस्ट करना बेटर है ए में इन्वेस्ट करने से? तो बी का रिटर्न ज़्यादा है तो कायदे से तो बेटर है। तो अगर आप ये देखो तो बी में रिटर्न ज़्यादा है और रिस्क कम है, तो सही है, इसलिए इसको ग्रीन से हाईलाइट कर लो, बी बेटर है। अब लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्ट करोगे 30% बी में तो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न पूछ रहे, तो सिंपल सी बात है, इसका तो आप वेट निकाल लो। वो बोल के रखा है कि पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। पोर्टफोलियो का रिटर्न तो 22.6 है, ये तो हमारा आ गया। अब पॉइंट ये है कि दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है, मार्केट का भी स्टैंडर्ड डेविएशन दे के रखा है। देखो हमको पता है सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय n का अंडर रूट, या प्रोबेबिलिटी हो तो p x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब तो देखो आपने पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला, सब आपको दे के रखा था। अब व्हाट इज़ द मार्केट पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? अब वो ये मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न तो एक तरीके से RM पूछ लिया इन्होंने, ठीक है, एक तरीके से RM पूछ लिया, समझो। तो देखो क्या बोला है, मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब जब भी ऐसा बोले मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो जब मान लो कि RM पूछ रहे हैं तो उसमें आपकी बकायदा ए की इक्वेशन बनेगी और बी की इक्वेशन बनेगी। एक तरीके से इधर RM पूछ रहा है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, और इक्वेशन बनेगी, और इक्वेशन से जो है हमारा RF निकलेगा, और सी इक्वेशन से इनफैक्ट RM माइनस RF भी निकल जाएगा, ठीक है, और इसके थ्रू हमारा जो है RF निकल जाएगा और RM निकल जाएगा, मतलब लेते कि इक्वेशन से हो जाएगा, RM आ जाएगा। और देखो बाद में हमको जो है बीटा निकालना है। तो देखो मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको सिंपल सी बात है, इधर आपको बाकायदा इक्वेशन बन जाएंगी दोनों की, RF निकल जाएगा, देन जो है RM माइनस RF निकल जाएगा, फिर RF निकल जाएगा आपका उधर, देन RM निकल जाएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा। फिर बीटा पोर्टफोलियो तो वेट्स दे के रखे, तो ये तो कुछ खास बात तो है नहीं। तो ये पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सबसे पहले इक्विलिब्रियम रिटर्न दे के रखा है, तो आपको CAPM मॉडल लगा के सब कुछ आपको दे के रखा है, RM RF सब दे के रखा है। तो आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम रिटर्न आप समझो कि वो CAPM का रिटर्न है, ठीक है। तो आप ऐसे केस में, और RF तो आप निकाल ही लोगे, देखिए ये याद रखना कि जो 6% है वो 100 पे रहेगा, मतलब 6 डिवाइड बाय 120 होगा, इस तरीके से होगा। एंड जो है आप निकाल लोगे RF, ठीक है। तो RF निकाल लोगे, आपके पास RM है, आपका बीटा है, इनफैक्ट बीटा सॉरी RF तो दिया हुआ है, आप बीटा निकाल लोगे CAPM मॉडल से, आप बीटा निकाल लोगे। देन कोरिलेशन और कोवेरिएंस के फॉर्मूले को जब आप ओपन करोगे, ठीक है, इनफैक्ट जब आप कोरिलेशन के फॉर्मूले को ओपन करोगे तो फिर आपको जो है चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। इनफैक्ट आप बीटा का फॉर्मूला ओपन करोगे तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकाल सकते हो, एंड देन कोवेरिएंस के फॉर्मूले, कोरिलेशन के फॉर्मूले से आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक निकाल सकते हो। वो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हो जाएगा, बस ये दो फॉर्मूले आपको याद होना ज़रूरी है। सी अभी तक जो है बीटा में, अभी तक हमने जो है बीटा में जो क्वेश्चंस करे हैं वो क्वेश्चंस सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड करे हैं, ठीक है। अगर आप देखो तो ठीक है, हमने सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड करे, ऐसा कुछ वाव वाले क्वेश्चन नहीं करे। एक बीटा का जो अपना फॉर्मूला है कोवेरिएंस डिवाइड बाय वेरिएंस, एंड देन वही कोवेरिएंस को खोलोगे तो आपको और नई चीज़ें मिलेगी। कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। फिर रिग्रेशन एनालिसिस का क्वेश्चन है, वही तब ये यूज़ होता है जब प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं हो। तो देखो पॉइंट ये है कि जब आप देखते हैं रिस्क, तो रिस्क सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक दोनों रिस्क होते हैं, ठीक है। तो अभी हम जब क्वेश्चन आएगा तब हम देखेंगे, तो वो रिस्क स्टॉक का भी निकलता है, मार्केट का भी निकलता है, ठीक है। पर एक पॉइंट समझो कि जब सिस्टमेटिक रिस्क होता है तो रिस्क ज़्यादा रहता है, तो रिटर्न भी ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो कोई सी रिस्क की सिक्योरिटीज है तो उसका रिटर्न भी जाता है, वो सिक्योरिटी को खरीदने के लिए लोग प्रीमियम भी दे सकते हैं क्योंकि रिटर्न ज़्यादा है। पर कभी कुछ अनसिस्टमेटिक रिस्क है
तो अनसिस्टमेटिक रिस्क तो यार ये तुम्हारी गलती के कारण रिस्क है, ये रिस्क जो है ये अनसिस्टमेटिक है, ये तुम्हारी गलती के कारण रिस्क है, इसको रिड्यूस करो, इसके लिए तुमको प्रीमियम नहीं मिलेगा, ठीक है, प्रीमियम मार्केट में नहीं मिलता इसके बदले में। तो अनसिस्टमेटिक रिस्क मतलब कि यार ये इस कंपनी की इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसके रिस्पेक्ट में प्रीमियम नहीं मिलता, आपको अनसिस्टमेटिक रिस्क को रिड्यूस करना है, राइट। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, जेनसन अल्फा के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। एंड हाँ, अब इस वीडियो की प्रोसेसिंग हो रही है तो मैं आपको ये बोल दूँ कि अपना ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन जितने से जितने ज़्यादा हो सकते हैं सॉल्व करो। आपको इधर जो क्वेश्चन है हो सकता है कि कितने क्वेश्चन उड़ाए होंगे, पर सारी चीज़ें बोल के उड़ाइए, इन द सेंस कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैंने आपको बोल दिया कि ये खुद से करो, सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो छोटे छोटे कुछ वीडियोस थे, सारे वीडियोस को कंपाइल करके मैं एक पोर्टफोलियो का पर्टिकुलर वीडियो डालता हूँ, अराउंड ये 50 मिनट का वीडियो रहेगा, और जिसके थ्रू जो है हमने CAPM के अच्छे खासे क्वेश्चन करे हैं। और जो हमारा जेनसन अल्फ़ा और ये फार्मास मेजर अल्फ़ा ये वाले क्वेश्चन हैं, इसको हम जो है सेपरेट टॉपिक पे ही इसको कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।